आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का साइंस का लेसन नंबर 9 पार्ट 3 में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आवास किसे कहते हैं और आवास के प्रकार। आवास को सामान्यतः आप लोग पिछले पार्ट में मैंने बताया भी था कि आवास जो जंतुओं के रहने का जो स्थान है उसको हम आवास की संज्ञा देते हैं। तो अब यहाँ पर उसके प्रकार को जानने का प्रयास किया जाए तो स्थलीय और जलीय मुख्य रूप से दो इसके प्रकार हैं आवास के। एक स्थलीय आवास है, एक जलीय आवास है। तो स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय आवास और आपका जलीय आवास। जलीय आवास, ये दो प्रकार का आवास है। अब स्थलीय आवास और जलीय आवास किसे कहेंगे? तो जलीय आवास यानी आवास माने जीव जंतुओं का एक प्रकार से घर, तो जिसमें स्थलीय आवास यानी कि जो स्थल पर रहने वाले जीव जंतु हैं, यानी जिनका आवास स्थल पर हो, जिन जंतुओं का आवास स्थल पर हो उन्हें हम स्थलीय आवास के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय है, भैंस हैं और भी तमाम तरह के जंगली जानवर हैं। तो उनकी जो आवास है वो स्थल, शेर है, बाघ है, चीता है, भालू है, ये सब के सब जो है स्थल पर ही निवास करते हैं सामान्यतः। और एक और पेड़ पौधे पर रहने वाले भी को भी हम स्थल पर ही मानेंगे। तो इस तरह जो है उनका मूल जो है रहने का स्थान स्थल पर ही है। तो ऐसे हम जीवों को ऐसे हम आवास को हम स्थलीय आवास के कहते हैं। अब हो गया जलीय आवास किसे कहेंगे? तो जलीय आवास जो प्राणी जल में निवास करते हैं, यानी अब उनका जो है आवास यानी घर रहने का जो स्थान है वह जल में ही रहता है, तो उनको हम जलीय आवास के नाम से जानते हैं। यानी उनके आवास को हम जलीय आवास के ही नाम से जानते हैं। तो स्थलीय आवास हो गया और जलीय आवास हो गया। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जैव घटक क्या है। तो जैव घटक किसे कहेंगे? जैव घटक जैव घटक देखिए, कोई भी आवास है तो आवास में जो भी लोग, आवास का मतलब होता है भाग, घटक का मतलब, आवास का मतलब घर और घटक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा। यानी कि जैव घटक किसी आवास का ऐसा हिस्सा होता है जो जीवित हो, वह जैव घटक कहलाता है। यानी किसी आवास के दो हिस्से होते हैं। आवास का अगर हम देखें, आवास के घटक, आवास के भाग, तो इसमें दो भाग होते हैं। यानी एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक।
दो हिस्से हो गए। जैव घटक जो भी जीव जंतु हैं, किसी भी आवास के जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु यानी कि आपके जीव जंतु हो गए, पेड़ हो गए, जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ हो गए, ये सब के सब जो है जैव घटक के अंतर्गत आएंगे, यानी आवास के जीवित हिस्से हैं किसी आवास के। किसी आवास में पाए जाने वाले ये जीवित हिस्से हो गए। और अजैव घटक जैसे आपका नदी हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये जो हिस्से होते हैं, स्थल हो गया यानी भूमि, ये जो हिस्से होते हैं, नदी, तालाब, झील, ये जो भी हिस्से हैं, ये जो है आपके अजैव घटक के मिट्टी, चट्टान, वायु, जल, मिट्टी, चट्टान, वायु, जल, ये हम लिख सकते हैं मिट्टी, मिट्टी, चट्टान, वायु, जल, ये जो चीज़ें होती हैं ये अजैव घटक के अंतर्गत आती हैं। यानी ये जो है किसी आवास के पाए जाने वाले ये अजैव घटक होते हैं, इसमें जीवन नहीं होता है। तो ये जो है आपके हो गए अजैव घटक और ये हो गए आपके जैव घटक, यानी जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो जीवित हिस्सा है, जो जीवित हिस्सा वहाँ पर रह रहा है वो आपका हो गया जैव घटक। और जो निर्जीव है लेकिन फिर भी उस जंतुओं के लिए ज़रूरी है, उस आवास में उपलब्ध होना ज़रूरी है, तभी जीव जंतु ये जो है इनके ही आधार पर जीवित रहते हैं। अगर वायु न हो, जल न हो तो वहाँ पर इनका जीवन नहीं हो सकता है। तो ये जो है इन पर डिपेंड रहते हैं। तो ये जो हिस्से होते हैं ये जीवित नहीं है, लेकिन जो जीवित पदार्थ है उसके लिए अनिवार्य घटक हैं। तो ये जो है अजैव घटक हिस्से कहलाते हैं। यानी हम किसी भी आवास में दो घटक हम प्राप्त करते हैं। किसी आवास में एक होता है जो जीवित होता है यानी कि सजीव, और एक होता है जो निर्जीव होता है लेकिन वह सजीव के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह किसी आवास के हम दो घटकों में वियोजित करते हैं। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से वियोजित किया गया है। अब हम चलते हैं अजैव घटक में। और भी आ सकते हैं आपका सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, आती हैं। सूर्य का प्रकाश भी आपका अजैव घटक है, ये भी जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक। तो ये भी जो है अजैव घटक के ही अंतर्गत रखा जाता है। पर्यानुकूलन एक शब्द है, पर्यानुकूलन, पर्यानुकूलन, पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन शब्द क्या है? पर्यानुकूलन जैसे मान लीजिए कि कोई मैदानी क्षेत्र में रह रहा है, अगर उसको पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया जाए, मैदानी क्षेत्र में है, उस मैदानी क्षेत्र में रहने वाले, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले को यदि पर्वतीय क्षेत्र में भेज दिया जाए, पर्वतीय क्षेत्र में भेज दिया जाए, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को
यदि पर्वतीय क्षेत्र में वह चला जाता है तो इस व्यक्ति को अनेक समस्याएं, मुख्य रूप से 2 समस्याएं हो जाती हैं। समस्या इसको क्या होगी? समस्या इसको क्या होगी? पहला श्वास लेने में समस्या होगी, श्वास लेने में। चलने में समस्या हो सकती है, चलने में समस्या। तो ये 2 समस्याएं उसको होंगी। किसी भी व्यक्ति को, ये व्यक्ति है तो किसी भी व्यक्ति को यदि हम मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में भेजते हैं तो वहाँ का दाब, वायु का और ऑक्सीजन पाए जाने की उपलब्धता में अंतर होती है, जिसके कारण वहाँ पर जाते ही उसको थोड़े समय के लिए दिक्कत महसूस होती है। फिर उसके बाद उसका शरीर यानी उस वातावरण के प्रति धीरे धीरे अनुकूलित हो जाता है और इस तरह वह जो है पर्वतीय क्षेत्रों में रहने योग्य अपने आप को बना लेता है। तो इस प्रकार के अनुकूलन को हम पर्यानुकूलन कहते हैं, जो थोड़े ही समय में अनुकूलित कर लेता है। तो ये पर्यानुकूलन हो गया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर। लेकिन एक मंडल से दूसरे मंडल में जाने पे ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जिसका आवास थोड़ी सी भिन्नता के ही आधार पर भेजा गया है, अगर एकदम विषम भिन्नताएं हों तो उसका अनुकूलन पर्यानुकूलन हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है। तो पर्यानुकूलन बहुत कम पर्यावरण या वातावरण की अंतराल बहुत कम होते हैं, तो वहीं पर जो है पर्यानुकूलन संभव है। अगर मनुष्य को या कोई अन्य जीव जो वायुमंडल में रहता हो, अगर उसको जल मंडल में भेज दिया जाए तो वह कदाचित नहीं रह सकता है और न ही अनुकूलन कर सकता है, यह असंभव है। तो इस प्रकार इस पार्ट में आप लोग इतना ही, इसके बाद जो है अगला पार्ट